और देखिए, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में फिर से निजी चिकित्सक मुखर हो गए हैं। चिकित्सकों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर मेडिकल बंद आज भी यथावत रहा। बंद के दूसरे दिन जयपुर समेत प्रदेश भर के निजी अस्पतालों में व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान निजी अस्पतालों में इमरजेंसी समेत सभी चिकित्सा सेवाएं बाधित रहीं। इलाज की उम्मीद लेकर निजी अस्पताल पहुंचे मरीजों को निराशा हाथ लगी। प्रदेश भर में चिकित्सकों ने बिल के विरोध में बैठकें करके रणनीति बनाई। जयपुर में सभी चिकित्सक जेएमए में एकत्र हुए और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर आहुतियां दी। चिकित्सक नेताओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा है कि कल चिकित्सक बिल के विरोध में विधानसभा की ओर कूच करेंगे। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यकर्ताओं को परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने संबोधित किया। मंत्री ओला ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े रहने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता गांव, ढाड़ियों और शहरों से ढोल नगाड़ों के साथ सम्मेलन में पहुंचे। पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर राजबाला ओला, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह झांझड़िया, प्रधान पुष्पा चाहर, नगमा बानू ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। ब्लॉक अध्यक्ष सुमेर सिंह, महिला ब्लॉक अध्यक्ष अजमत अली ने हजारों कार्यकर्ताओं का आभार जताकर अभिनंदन किया। सीकर में जाट समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वीर तेजाज सेना राजस्थान की ओर से आयोजित इस समारोह में एक बार फिर जाट राजनीति की बात जोर शोर से उठाई गई। समाज के वक्ताओं ने कहा कि एक दूसरे की टांग खींचने की जगह एक दूसरे का हाथ खींचना शुरू करें तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। कार्यक्रम में समाज की 1000 से ज्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी प्रीति चंद्रा ने कहा कि आज शेखावाटी में समाज का युवा अपराध की तरफ जा रहा है, उसको रोकना होगा और सब लोग यहां से उसको रोकने का संकल्प लेकर जाएं। कार्यक्रम में राजस्थान एग्रो मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी ने कहा कि सभी को एक साथ रहने की जरूरत है। कार्यक्रम में तेजाज सेना के प्रदेशाध्यक्ष श्रीराम बिजारणिया और सचिन पिलानिया भी मौजूद रहे। सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमने जो बात रखी, जो हमने राजनीति की बात करी, इस राजनीति क्षेत्र के अंदर मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि खाली एक बात करने से 1 नंबर 2 नंबर की नहीं होती। हमने 1 नंबर के रणकम ठोका है। इसलिए आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जो आपकी इच्छा है, कोई किसान का जो उसकी कोख से जन्म लेने वाला, उस चाटनी के पेड़ से जन्म लेने वाला इस राजनीति में अग्रणी शीर्ष पर रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करता हूं। अलवर में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक नवाचार किया है, जिसका उद्देश्य ठगी के पीड़ितों को राहत देना है। एसपी आनंद शर्मा ने साइबर क्राइम रिस्पांस सेल का गठन किया है, जो अलवर के अभय कमांड सेंटर से काम करेगी और इसके लिए अलवर एसपी की ओर से एक नंबर जारी किया गया है। दरअसल अलवर जिले के लोग 8764874306 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर किसी से बैंक खाते में ठगी होती है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करके सूचना देनी होगी। अलवर और सीमावर्ती इलाकों में जामताड़ा की तर्ज पर ठगी के मामले सामने आते रहे हैं और अब ये लगातार बढ़ रहे हैं। अलवर में एसपी आनंद शर्मा ने एक नवाचार आज से शुरू किया है। एक नंबर जारी किया है जो साइबर क्राइम रेस्पॉन्स टीम के नाम से, सेल के नाम से गठन किया गया है। उसमें 24 घंटे से कैसे उसमें आप लोग काम करेंगे ये समझाएं, क्योंकि आपने कहा कि श्रीगंगानगर में आपने एक बड़ा जो ठगी है उसको रोका है। देखिए, बेसिकली ये एक हेल्पलाइन है जो पुलिस कंट्रोल रूम से ऑपरेट करेगी। यहाँ पर हमारे जो जवान हैं ये पूरे 3 शिफ्टों में 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे। जिस भी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड होता है वो इस मोबाइल नंबर पे कॉल करे और अपना अकाउंट नंबर और जो उसके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी डिटेल्स का एक मैसेज बना के व्हाट्सएप करे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर स्टाफ है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्पलाइन है मदद करने के लिए, जैसे 1930 या विभिन्न बैंकों की, उनके माध्यम से कोशिश करेंगे कि जो उसका फ्रॉड हुआ पैसा है उसे फ्रीज कराए और उसे वापस उसे दिलाए।
सर, साइबर थाना भी जो खुला हुआ है तो कैसे लोग इसको अलग अलग करें कि साइबर थाने ना जाके पहले यहाँ फोन करें, या ठीक या कंट्रोल रूम की तरह करें जैसे क्राइम होता है, अपराध में थाने जाते हैं लेकिन पहले सूचना कंट्रोल रूम देते हैं। दिस इज जस्ट, हाँ, ये जस्ट एक हेल्प लाइन है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे कोई परिवार या FIR दर्ज नहीं होगी। ये तो सिर्फ फोन से है कि आप फोन करें और वो आपको पैसा वापस दिलाने में मदद करेंगे। आगे की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन या आरोपियों को पकड़ना या कोर्ट का जो प्रोसेस है, वो साइबर थाना करेगा। इसमें सर कैसे सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? क्या वो जितना अर्लीस्ट उसको पता लगता है उतना अर्लीस्ट को सूचना दे और उसमें वो हेल्प अपने यहाँ से होगा? देखिए, करीब 8 से 10 घंटे की अवधि रहती है जब पैसा अकाउंट से निकलता है। उसके बाद वो फाइनली वो जो व्यक्ति जिसने फ्रॉड किया है वो उसे विड्रॉ कर पाता है। इस दौरान वो प्रोसेस में रहता है, उसी दौरान इस पैसे को फ्रीज करा के और वापस लाया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति को जैसे ही पता चले, क्योंकि इसमें जस्ट आपको एक फोन ही करना है, कहीं जाना नहीं है, तो चाहे दिन के 12 बजे हो चाहे रात के 2 आप कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए? 24 घंटे। अलवर पुलिस की ओर से 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसमें जो पीड़ित है जैसे ही उसे पता लगता है कि ठगी हुई है वो सीधे उस नंबर पर कॉल कर सकता है, वो जो सबूत है वो भेज सकता है, व्हाट्सएप उस पर चालू रहेगा और उसके बाद पुलिस उसकी हेल्प करेगी ताकि जो पैसा उसके साथ ठगी हुई है वो वापस लाया जा सके। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर। और खबर प्रतापगढ़ के धरियावद से है, जहां पाल पंचायत के वन क्षेत्र में नाकाबंदी कर रहे वन कर्मियों पर बजरी माफियाओं ने हमला बोल दिया। इस घटना में 10 से 12 फॉरेस्ट और होमगार्ड कर्मचारी घायल हो गए। दरअसल मांझकला चौकी पर गश्त के दौरान बीट इंचार्ज दिलीप चरपोटा ने वहां से जा रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोका तो ट्रैक्टर वाले ने धमकी देते हुए खुद को जग्गू गैंग का बताया और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद जब विभाग की टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन किया तो वहां बजरी माफिया गैंग के 25 से 30 लोगों ने विभाग की टीम पर हमला कर दिया और 4 जवानों को बंदी बनाकर जंगल में ले गए, उनके साथ मारपीट की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जवानों को माफियाओं से छुड़ाया। पुलिस ने एक बजरी माफिया को गिरफ्तार भी किया है। उस ट्रैक्टर को रुकवाया तो फिर रुकवाते मान लो कि तो कौन है, मैं यहाँ पे इंचार्ज जो हूँ, फॉरेस्ट स्टाफ हुई, उसने फिर बोला कि मान लो कि ये आगे क्या लिखा हुआ, पढ़ा क्यों? मैं तो मैं पढ़ा जो जोहार लिखा हुआ है, तो क्या हुआ जोहार का आदमी? मैं तो जोहार का आदमी, मैं भी जोहारिश हूँ। तो फिर उसने बोला कि मान लो हम जग्गू भाई नाम सुना, जग्गू भाई का नाम खूब चलती थाने में भी। मैं कहा कि जग्गू भाई मैं नहीं जानता हूँ, भाई रेती की बात कर रहा हूँ, मैं जग्गू भाई की थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि रेती उसकी जा रही है यूँ। तो फिर मैं कहाँ से ला रहा तेरा नाम तो बता क्यों? तो उसने नाम नहीं बताया, फिर जानता नहीं करके ताबी निकाली और मेरे को हाथ पे दे मारी। हमें लगभग 3 साढ़े 3 बजे सूचना मिली थी स्टाफ पर हमला कर दिया। तो हम जब्ते के साथ गाड़ी के और हमारे पास होमगार्ड के जो जवान भी थे, हम मौके पहुँचे, वहाँ पर गए तो वहाँ पर आगे से पहले से 20-25 आदमी थे वहाँ पर, तो उन्होंने ट्रैक्टर भी छुड़ा लिया और हमारा स्टाफ पर हमला कर दिया उन्होंने। इसी के साथ 2-3 जवान तो जान बचा कर वहाँ से मौके से फरार हो गए, बाकी जिनकी जो ज़्यादा लग गई थी वो वहीं ढेर हो गए थे। तो उनको हमारे सरकारी जीप में डाल के बंधक बना के वो जंगल में लेके चले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने कपड़े उतारे, उनके साथ बहुत मारपीट की। बाद में आकर पुलिस जाब्ता ने आकर उनको छुड़ाया और बाकी उनको हॉस्पिटल में ले जाकर उनको एडमिट कराया। खबर सीकर के फतेहपुर शेखावाटी से है, जहां जयपुर बीकानेर हाईवे स्थित ओसवाल शक्ति माता मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चोर रुपए से भरे 3 दानपात्र चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके आधार पर कोतवाली पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जानकारी यह है कि पूजा अर्चना के बाद पुजारी मंदिर में ताला लगाकर दूसरी तरफ सो रहे थे। सुबह जब उठे तो मंदिर के ताले टूटे मिले। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां नौगावा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पशुओं को चारा डालने गई एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गांव के ही 3 लोगों ने जबरदस्ती रेप किया, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने मामले को लेकर ये बताया है कि 3 से 4 महीने से अपने साथ लगातार हो रहे इस जबरदस्ती के बाद डिप्रेशन में पीड़िता ने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह सूचना मिली कि एक बच्ची जो है वो कमरे में जो है फांसी लगा ली है और आत्महत्या कर ली। सूचना पर थानाधिकारी मौके पे पहुंचे, बॉडी को हमरा लेकर के और रामगढ़ में बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया, जहां पर परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई। परिजनों ने जो रिपोर्ट दी है वो रेप की रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है।
स्टेट मेगा हाईवे बनाने वाली कंपनी रिडकोर से टेंडर करवाकर टोल कलेक्शन के लिए मैन पावर के ठेके अपनी ही दूसरी कंपनियों को महंगे दामों पर दिए जा रहे हैं। टोल कलेक्शन की राशि अनुमान के मुताबिक नहीं मिलने से रिडकोर को घाटा उठाना पड़ रहा है। पूरे प्रकरण में आरोप यह है कि प्राइवेट कंपनी IL&FS ने करोड़ों रुपए का घाटा पहुंचाकर रिडकोर को बंद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वित्तीय अनियमितताओं के कारण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने साल 2018 में ही रिडकोर से प्राइवेट कंपनी IL&FS का बोर्ड भंग कर दिया था। इसके बावजूद रिडकोर का मैनेजमेंट अनऑफिशियली IL&FS के कर्ता धर्ताओं के हाथ में ही रहा। वे लोग खुद के घर भरने और रिडकोर को खोखला करने में अपनी पावर का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि रिडकोर ने हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए जनवरी 2022 में 31 टोल प्लाजा की ई-प्रोक्योर माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन टेंडर मांगे थे। इन 31 टोल प्लाजा को 3 भागों में बांटा गया और शर्तों के मुताबिक एक निविदा दाता को केवल एक ही लॉट दिया जा सकता था। इसके लिए एल्सा मैक्स मेंटेनेंस सर्विसेज समेत 7 फर्मों के टेंडर आए। तकनीकी निविदाओं की समीक्षा के बाद एक कंपनी को ये कहते हुए बाहर कर दिया गया कि कंपनी की रेपुटेशन नहीं है और रिडकोर के खिलाफ लिटिगेशन में लिप्त है। बाकी कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दोबारा सीलबंद लिफाफे में निविदाएं मांगी गई। इससे पहले आई ऑनलाइन निविदाओं को कैंसिल मानते हुए सीलबंद लिफाफे की निविदाओं को फ्रेश मानकर एल्सा मैक्स मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड को 11,27,73,339 का टेंडर अलॉट कर दिया गया। गौरतलब है कि एल्सा मैक्स ने 2 लॉट में बिड किया था और दोनों ही लॉट में एल्सा मैक्स न्यूनतम बोलीदाता आया था। टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए रिडकोर ने 2 IT इंजीनियरों को नियुक्त किया और इन दोनों को अहमदाबाद में एल्सा मैक्स के गांधीनगर स्थित कार्यालय में बिठाया। इन्हें एल्सा मैक्स के ऑफिस में लगाने का कारण ये बताया गया कि ये टोल मैनेजमेंट सिस्टम सीखेंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही थी। मतलब टेंडर दस्तावेज इस तरह तैयार करवाना था ताकि टेंडर एल्सा मैक्स को ही मिल सके। एल्सा मैक्स एवं रिडकोर के कर्मचारियों की ईमेल चेक की जाए तो इस तथ्य की आसानी से पुष्टि भी हो सकती है। इस तरह से एल्सा मैक्स जिसने टेंडर दस्तावेज तैयार किया था उसे टेंडर प्रक्रिया के हर कदम की जानकारी थी। यही नहीं, दूसरे बिडर के पास प्राइस कोटेशन तक का पता भी नहीं था। रोचक तथ्य ये है कि रिडकोर जून 2022 से पहले प्राइवेट कंपनी के जरिए टोल कलेक्शन करवा रही थी और इसके तहत कंपनी रिडकोर को तयशुदा राशि जमा कराती थी। टोल कलेक्शन में अगर कोई नुकसान होता था तो संबंधित प्राइवेट कंपनी भुगतती थी, जबकि राजस्थान स्टेट रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन खुद टोल कलेक्शन कर रही थी। रिडकोर को देखते हुए RSRDC ने टोल कलेक्शन का काम प्राइवेट कंपनी को ठेके पर देने का फैसला कर लिया, जबकि रिडकोर के कर्ता धर्ताओं ने प्राइवेट कंपनी के बजाय टोल कलेक्शन खुद करवाने का फैसला किया और इसके लिए मैन पावर सप्लाई के ठेके किए गए। इसका टेंडर IL&FS की कंपनी एल्सा मैक्स को दे दिया गया। रिडकोर बोर्ड ने मैन पावर आधारित टोल ऑपरेशन के लिए मैन पावर की दरें पहले से निर्धारित की हुई थी, लेकिन स्काईलॉग और EMSL को बढ़ी हुई दरों पर ठेके देने के लिए प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। रिडकोर बोर्ड फैसले के मुताबिक 10 लाख रुपए से ज्यादा राशि काम के लिए ई-प्रोक के जरिए ऑनलाइन टेंडर किया जाना जरूरी है। उधर रिडकोर ने ITNL ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कमेटी को पहले से ही स्वीकृति दरों पर किसी को भी 5 करोड़ से ज्यादा के काम देने के लिए अधिकृत किया हुआ था, लेकिन बिना ऑनलाइन टेंडर किए रिडकोर ने ऑफलाइन मोड पे स्काईलॉग और EMSL को बड़ी दरों पर अलवर, सिकंदरा और अलवर भिवाड़ी रोड का टोल कलेक्शन का ठेका दे दिया। इस मामले में रिडकोर के मनीष कहते हैं कि आरोप में सच्चाई नहीं है, लेकिन वे तमाम तथ्यों को लेकर ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते। बेहतर होगा कि सरकार पूरे मामले की जांच कराए ताकि मोटी राजस्व हानि से बचा जा सके और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सके। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
जयपुर में आईटी दिवस पर कॉमर्स राजस्थान और जवाहर कला केंद्र में आयोजन किया गया। सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम गहलोत ने 3 दिन तक तकनीक, आइडिया, जॉब्स का कुंभ की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस अखिल अरोड़ा, आयुक्त आशीष गुप्ता भी मौजूद रहे। जॉब्स फेयर से लेकर हैकाथॉन 400 से ज्यादा कंपनियां आएंगी और युवाओं के नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। सीएम गहलोत ने इस मौके पर टैक रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और पूरे देश में नंबर 1 बनने जा रहे हैं हम लोग। आईटी में गवर्नेंस होगी राजस्थान के अंदर। हमने पिछली बार जो है सरकार थी हमारी, तो मैंने 3% बजट रखा था आईटी के लिए। उसका परिणाम आज हम नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर। उसी का परिणाम है कि हमने 3% बजट हर विभाग का रखा था। आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। राजीव गांधी के नाम से संस्थाएं खड़ी हो रही है जयपुर में, जोधपुर में, सब जगह है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में हमारी पूरी गवर्नेंस जो है वो आईटी बेस्ड होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंचने को लेकर निंदा की। गहलोत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जनता पार्टी के शासन के समय भी ऐसी हरकतें हुई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर सरकार का फोकस है। दिल्ली पुलिस बिना ऊपर के इशारे के यहां तक नहीं पहुंच सकती है। गहलोत राहुल गांधी के आवास भी पहुंचे और वहां भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर इसी तरीके से निशाना साधा। रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है। बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले जाए पुलिस बिना कोई कारण के। अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला। उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं, अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया, नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है। उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस जाओ, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस का कह रहा था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा, इसलिए आना पड़ा, पुलिस कह रही है इनको माफ नहीं करेगा। पूरा देश इन हरकतों को देख रहा है, चाहे मोदी जी हो या चाहे अमित शाह जी हो। इनका अहम और घमंड जो है वो चकनाचूर होगा। देश में डेमोक्रेसी कायम रहनी चाहिए, ये संकल्प पूरे देशवासियों का है। ये डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, ये फासिस्टी लोग हैं, चेहरा पहना हुआ लोकतंत्र का। आज जो हरकतें हो रही है, पत्रकार, साहित्यकार लेकर सब जेलों में बंद रहते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे इनका दबाव है, पूरा देश देख रहा है इनको। आज की हरकत तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर है। देशवासियों को समझ जाना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और देश को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। लगातार पार्लियामेंट में जिस तरीके से देश के महिलाओं को थोड़ा जो है सुरक्षा देंगे, आगे की जांच की जा सकती है। जांच करने कौन मना करता है भाई। अगर मान लीजिए मैं यात्रा करता हूँ, मुझे कोई फीडबैक मिलता है सर और मैं अगर उसको प्रेस को बताता हूँ, अगर मैं मीडिया को बताऊँ भाई मैं फला गांव में गया था, मुझे ऐसा फीडबैक मिला है, उसके आधार पर मेरे पे केस बन जाएगा और मैं तैयार हूँ, फिर भी मैं जवाब देने के लिए। तभी आप घर में घुस जाओ, ये कहाँ लिखा हुआ है। जो बयान दिया था, क्या इसका ये नतीजा है जो पुलिस को? ये तमाम और क्या नतीजे हैं। जिस प्रकार मोदी जी, उनकी गवर्नमेंट गिरती जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी को लेकर गिरती जा रही है, जवाब देते बनता नहीं है।
और जब मुद्दा उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर क्या विपक्ष को पूछने हक नहीं है क्या? कोई भी इश्यू बनता है, यूपीए गवर्नमेंट में क्या हुआ था? मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, ये डेमोक्रेसी थी। राहुल जी को जो है तमाम जानकारी रही साझा कर देनी चाहिए। वो मना कर रहा है, वो मना नहीं कर रहे हैं, वो देने को तैयार हैं। उसके बावजूद पुलिस क्यों किसी के घर के अंदर पुलिस वाले भी बैठे हैं, अगर राहुल जी चाहें तो उनसे मिलकर उनको जवाब देके बावजूद ये तो मैंने पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, मैं तो सुन के आया हूँ अभी यहाँ पर। सर, इस घटना को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा सर, क्या होगा? और इसी के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।